नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको केमिस्ट्री का जो नया टॉपिक है जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु, उसको क्लियर करवाऊंगा क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। हालांकि ये बायो में भी है तो आपने उधर ही से पढ़ा होगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो केमिस्ट्री से रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह ऐसे वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें, स्टार्टिंग में इसमें कहाँ से करूँगा, तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है, या फिर प्रोटीन, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे विटामिन। अगर तीन चीज़ें आपको क्लियर है तो ये उधर बायो में भी काम आएगा आपको और केमिस्ट्री में भी काम आएगी, ऐसी यूनिट है। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सबको मालूम है, बहुत पुरानी ओल्ड डेफिनेशन बोलेंगे इसको, प्राचीन परिभाषा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने सभी यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। लेकिन आजकल जो डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन चल रही, वो क्या है, वो याद रखना आपको। ऑल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड ऑल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब ये क्या है, देखिए जितने भी दुनिया में एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, सभी क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आधुनिक परिभाषा होगी। सभी पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली बोल रहा हूँ, देखिए पॉली यानी बहुत सारे, सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, एक चीज और मजेदार सुन लो यहीं पर, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को क्या बोलते हैं आप लोग, कॉमन नेम याद रखना, कार्बोनिल यौगिक या कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये से भी बोल सकते हैं कि जितने कार्बोनाइल कंपाउंड में सब क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो दो तीन तरह से इसकी डेफिनेशन बताई मैंने आपको। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें क्लासिफिकेशन अगर आप देखें, वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट्स को दो क्लास में डिवाइड किया, आपको मालूम है कैसे। पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण है। और दूसरा जो है वो है रासायनिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। तो भौतिक और रासायनिक, इनमें कैसे ऑब्जेक्टिव बन सकते, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, अपन क्रेस के हिसाब से थोड़ा जल्दी जल्दी देखना अपन को। देखिए पहला इसमें क्या मिलेगा आपको, शर्करा मीन्स शुगर। दूसरा क्या मिलेगा आपको, नॉन शुगर या अशर्करा बोल देंगे। अब भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण दो दिख रहा है, शर्करा और अशर्करा। शर्करा का मतलब आप समझ गए, अपने हाथ में शक्कर रख लो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कैसे होंगे, क्रिस्टली होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे, सॉलिड सब्सटेंस, इस तरह से क्रिस्टली, ठोस। और देखो स्वाद में मीठे, और देखें जल में विलेन, ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह अपने बन सकते हैं। तो उनको क्या बोल देंगे आप, शुगर या शर्करा। और नॉन शुगर अपने दिमाग में क्या जाएगा, स्टार्च, सेलुलोज। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो देखिए स्वादहीन, ये स्वाद में मीठे थे, ये स्वादहीन, वो क्रिस्टली थे, या क्रिस्टली हो जाएंगे। वो जल में विले थे, ये जल में अविले हो जाएंगे। तो याद रखना, अशर्करा के उदाहरण तो दो फेमस है, स्टार्च और सेलुलोज। बहुत सारे हैं यहाँ पर, शर्करा के भी मैं बहुत सारे हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लेक्टोज, लेकिन एक एक दो दो हम दिमाग में बैठा है इनको। अब इससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका वर्गीकरण है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला आपको मिलेगा मोनोसेकेराइड, इसको अच्छी तरह देख लेना। पहला मोनोसेकेराइड है, दूसरा अपना रहेगा ओलिगोसेकेराइड, और
तीसरा रहेगा पॉलीसेकेराइड। इन तीन भागों को अपन एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मोनोसेकेराइड। तो क्या है ये भूल मत जाना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल, रासायनिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा रासायनिक गुणों पर? तो 3, और भौतिक पर पूछे तो 2। अब मोनोसेकेराइड किसे कहेंगे आप? देखिए कितनी आसान डेफिनेशन है इसकी। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन नहीं होता, ये बहुत अच्छी तरह याद रखना। मतलब क्या है? वो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, जिनका जल अपघटन नहीं हो वो सब कहलाएंगे मोनोसेकेराइड। और डराने के लिए क्या बोलता हूं? सरलतम, सिंपलेस्ट। ऐसे सरलतम मतलब इनसे छोटे कुछ नहीं हो सकते। ऐसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन नहीं होता क्या कहलाएंगे? मोनोसेकेराइड्स। दूसरी बात, स्वाद में कैसे होंगे ये? मीठे, सब कुछ वही है। जल में कैसे होंगे? विले, क्रिस्टली, ठोस वगैरह सब बोलना। लेकिन खास जो बात है वो ये याद रखना कि इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। और ये क्या है? सिंपलेस्ट कार्बो, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट। अब इसके अगर एग्जाम्पल देखें, हम उदाहरण देखें तो 2 मिलेंगे आपको। एक तो हमें मिलता है ग्लूकोज और एक हमें मिलता है फ्रक्टोज। ये 2 फेमस एग्जाम्पल है इसके। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। आपका फार्मूला देखिए दोनों का सेम है, C6H12O6 C6H12O6। तो ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं? ग्लूकोज का जब आप स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे तो मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं होल 4 CH2OH, और इसको भी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा CH2OH CO CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। अब इन दोनों को आप देख रहे हैं संरचना सूत्र है, और अपन ओपन करके लिख देते। तीसरा कार्बन जो रहता है उसके पीछे OH चला जाता है, तो वो कोई नहीं पूछेगा आपसे। बस आप तो ये देखो ग्लूकोज में कौन सा समूह दिख रहा, तो आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है एल्डिहाइड समूह, इसलिए इसका अदर नेम याद रखना। दूसरा नाम क्या बोल दिया? एल्डोस। और फ्रक्टोज में कौन सा समूह दिखाई दे रहा हमें? कीटो। जब इसमें कीटो समूह दिखाई दे रहा तो मैं इसको धीरे से क्या बोल दूंगा? कीटोस। ये दूसरे नाम हो गए, ग्लूकोज को एल्डोस और फ्रक्टोज को कीटो। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पर अप्लाई करें, समतल ध्रुवित प्रकाश, तो ये प्रकाश को किधर घुमाएगा? घड़ी की दिशा में। तो क्लॉकवाइज जो रोटेट करे, घड़ी की दिशा में घुमाए, उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं इंग्लिश में, दक्षिणावर्त। लेकिन जो कि ग्लूकोज एल्डोस लगाने अपन ने क्या नाम रख दिया? डेक्स्ट्रोज। और ये घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको बोलते हैं लेवुलोज। लीवो रोटेटरी शब्द से मिलके बना तो इसको अपन बोलते हैं लेवुलोज। एक बात और याद रखना, ये पके हुए अंगूर में बहुत मिलता है, 25 से 30% तक होता है, इसलिए इसका एक नाम और रखा द्राक्ष शर्करा। आप जानते हो द्राक्ष को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर। अंगूर, अंगूर को अपन द्राक्ष बोलते हैं, तो इसका अदर नेम क्या होगा? या तो इंग्लिश में बोल दो ग्रेप शुगर या फिर द्राक्ष शर्करा। और ये फलों में मिलता है इसलिए इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं या फिर फल शर्करा, ये अदर नेम होगा। ये डिफरेंट नाम याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे आप। एक बात और इसमें जो खास है वो याद रखना है, स्वीटेस्ट शुगर इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे मीठी शर्करा। संसार की अगर पूछी जाए सबसे मीठी शर्करा है, बहुत बार आया ऑब्जेक्टिव, तो फिर आप बोलेंगे फ्रक्टोज। जो आपको मालूम है शहद वगैरह रहती है उसमें इसकी बहुत ज्यादा मात्रा रहती है। तो अब बताइए मोनोसेकेराइड में 2-3 ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं आपको। अब ज्यादा इसमें फोकस नहीं करना, नहीं तो पहले हम डिटेल पढ़ाते जब इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताते, पर अभी कुछ नहीं बताया हमने। डायरेक्ट शॉर्ट में आपको क्या बताया? पहले डेफिनेशन याद रखना, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होगा। मेन एग्जांपल ऑफ मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज को किस किस नाम से जाना जाता है ये मत भूलना। एल्डोज बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं रटना मत, रीजन ये इसमें एल्डिहाइड समूह है। डेक्स्ट्रोज का भी मैंने रीजन बताया क्लॉकवाइज।
ग्रेप शुगर इसका सोर्स है, मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज, तो पके हुए अंगूर होते हैं इसलिए द्राक्ष शर्करा। फ्रक्टोज का मैंने बता ही दिया, कीटो समूह होने के कारण कीटोज, एंटी क्लॉक घुमाएगा तो लेबुलोज, फलों में पाया जाता है फल शर्करा, और बहुत ज्यादा मीठा होता है इसलिए एक फेमस ऑब्जेक्टिव बनता है संसार की सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो आपको बताना फ्रक्टोज। ये तो है आपका मोनोसेकेराइड। अब मैं दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको लेके जा रहा हूं ओलिगोसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं ये और देखिए आप, ओलिगोसेकेराइड। तो इसमें याद रखना ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेकेराइड के कितने अणु देंगे, या तो 2 दे या फिर 10 दे, 2 से 10 तक अणु अगर दे दे मोनोसेकेराइड, कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको हाइड्रोलाइसिस के बाद में 2 to 10, 2 से 10 तक अणु अगर दे हाइड्रोलाइसिस के बाद, जल अपघटन के बाद, तो आप उसे बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। अब वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको, अगर ये 2 देगा तो आप क्या बोल दोगे, डाइसेकेराइड। अगर ये 3 दे जल अपघटन के फलस्वरूप तो ट्राइसेकेराइड, और 4 दे तो टेट्रासेकेराइड। तो अपने सिलेबस में मैं पहले भी पीएटी वगैरह लेवल में अपन देखेंगे, तो 4 तक हमें याद रखना है। लेकिन ओलिगोसेकेराइड है क्या, तो याद रखना जो जल अपघटन उसका देखिए उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, सिंपलेस्ट सबसे सरल है वो, इसका जल अपघटन हो जाएगा और जल में घुलने के बाद, जल अपघटित होने के बाद मोनोसेकेराइड के कितने अणु देगा, 2 से 10 तक दे सकता है। अब ये भी स्वाद में मीठे होंगे, जल में विले होंगे, क्योंकि शक्कर अपने दिमाग में रख लो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शक्कर। अब डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रा, इसमें शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। डाइसेकेराइड का सबसे अच्छा उदाहरण मैंने लिखा C12H22O11, और अभी मैंने आपसे बोले कि ये क्या है, सुक्रोज, शक्कर है। लेकिन इसमें मैं आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा डाइसेकेराइड में। एक और देखिए C12H22O11, और तीसरी बार लिख रहा हूँ C12H22O11। अभी ये शुरू नहीं हुए, अभी पहले इसको देख लो आप, डाइसेकेराइड। अगर ये जल में घुले, इसका हाइड्रोलाइसिस हम करें तो क्या होगा, यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब आप समझ लो यहां भी ये बनेगा, यहां भी ये बनेगा, सेम ये सेम, सभी में 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। लेकिन अब डिफरेंस देखना, अगर ये क्या है, मान लो ये माल्टोज है, इसका नाम मैंने क्या रख रखा, माल्टोज, इसका नाम मैंने रख रखा लेक्टोज, इसका नाम मैंने रख दिया सुक्रोज। देखिए डिफरेंस देखिए, जबकि फार्मूला सेम है। माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मैं आपको याद कराने के लिए लिख देता था GG, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। लेकिन लेक्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा, क्या बन जाएगा, गेलेक्टोज, गेलेक्टोज बन रहा। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं, उसको GG बोला भैया, इसको क्या बोल दिया, जीजा बोल दो, GG जीजा ऐसे याद रखो, ग्लूकोज और गेलेक्टोज। और एक चीज और, अगर सुक्रोज का करें हाइड्रोलाइसिस तो एक तो बनेगा ग्लूकोज और एक बनेगा फ्रक्टोज। तो यहाँ मैंने फौजी या फूफाजी कुछ भी ऐसे याद रखना, एक और जी दोनों आ रहे। तो ये तो फालतू बातें, याद रखने का तरीका देखना। माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेंगे, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स, G प्लस G मतलब ग्लूकोज ग्लूकोज। अगर लेक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो G जा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और सुक्रोज का करेंगे तो अपन बोल रहे हैं फौजी या फूफाजी, इसलिए बोला मैंने, एक तो फ्रक्टोज बना और एक ग्लूकोज बना। तो 3 ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरह याद रखना। ये होगा आपका डाइसेकेराइड। आप देख रहे हैं डाई क्यों बोल रहे हैं इनको, क्योंकि जल में घुलने के बाद मोनोसेकेराइड के कितने अणु दे रहे हैं, 2। अब यदि
डाई की जगह मैं ट्राई लेकर आता हूं, तो नाम से क्लियर हो रहा है ट्राईसेकेराइड जल में घुलेंगे तो मोनोसेकेराइड के 3 अणु दे देंगे। देखिए C18, H32 और O16। इसका नाम याद रखना, रेफिनोज। क्या है ये, भूलना मत, ट्राईसेकेराइड। और इसके पिताजी कौन है, ओलिगोसेकेराइड। तो ट्राईसेकेराइड क्यों बोला मैंने इसको, जैसे ही मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा मोनोसेकेराइड के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, C6H12O6 और यहाँ 3। देखिए 18, 6 3 जा 18, ऐसे अपन बैलेंस कर लेंगे। तो अगर मोनोसेकेराइड के 3 अणु मिल रहे तो ट्राईसेकेराइड। आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं ट्राईसेकेराइड का मुख्य उदाहरण है, मेन एग्जांपल ऑफ ट्राईसेकेराइड रेफिनोज, या फिर और अंदर चले गए रेफिनोज का फार्मूला बताइए। तो रेफिनोज ट्राईसेकेराइड 6×18 और इधर याद रखना 16×32, इस तरह से अपनी ट्रिक बना लेना। अच्छा ये तो वो ट्राई। अगर अपन देखें टेट्रासेकेराइड तो C24, 24 का उल्टा करूंगा मैं 42, और 42 में आधा कर दो तो 21। ये बन गया टेट्रासेकेराइड का मुख्य उदाहरण बताइए। तो याद रखना स्टेकियोज, ये फेमस है। अब स्टेकियोज का फार्मूला आपको दिखाई दे रहा, जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे क्या बन जाएंगे, मोनोसेकेराइड के 4 अणु बन जाएंगे। देखिए तो ओलिगोसेकेराइड में मैंने आपको 3 चीजें बता दी, डाईसेकेराइड, ट्राईसेकेराइड और टेट्रा। तीनों के एग्जांपल इन दोनों के जरूर याद रखना, ट्राई में रेफिनोज और टेट्रा में स्टेकियोज, और साथ ही दोनों के फॉर्मूले भी याद रखना है, सूत्र भी याद रखना। ये हो गया अपना मोनो और ओलिगो। तीसरे नंबर पर मैंने आपको इसमें बताया था पॉलीसेकेराइड। जो पॉलीसेकेराइड होता है नाम से क्लियर है, देखिए पॉली, पॉली का मीनिंग होता है बृहद, बहुत सारे, हजारों, लाखों। तो C6H10O5, देखिए ये मैंने सबसे अच्छा उदाहरण क्या लिख लिया इसका, स्टार्च। जो स्टार्च का फार्मूला होता है वही सेलुलोज का होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों, उसमें भी स्ट्रक्चर फार्मूले में गड़बड़ हो जाए। अब मैंने पानी में घोला इसको, देखिए जैसे इसका जल अपघटन किया क्या बनेगा, C6H12O6, कितने, N। अब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल में घुलकर मोनोसेकेराइड के असंख्य अणु देते हैं, इन्फिनाइट मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया पॉलीसेकेराइड। इसमें भी फिर और अंदर जा सकते हैं, पॉली में भी सम पॉलीसेकेराइड और विषम, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरो। एक जैसे मॉलिक्यूल देंगे तो होमोपॉलीसेकेराइड, और डिफरेंट हो जाते तो हेटेरो या विषम पॉलीसेकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हुआ। अब इसमें और क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्य आप सबको पता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊष्मा प्रदान करते हैं, हीट और एनर्जी दोनों, और साथ में एक और जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। शरीर के ताप को क्या करेंगे, नियंत्रित, और डाइजेशन में, पाचन में भी ये सहायक होते हैं। ये 2-3 मेन यूज होगा। अच्छा एनर्जी का जो मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है, तो वो तो अपन कार्बोहाइड्रेट बोल नहीं सकते, क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत जनरली क्या लिखा रहता है, वसा, प्रोटीन ऐसे आते हैं, तो फिर आपको वसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि वसा में ज्यादा एनर्जी मिलती है। खैर कार्बोहाइड्रेट की और आगे बात करें तो टेस्ट और याद रखना, इनमें मोनोसेकेराइड, ओलिगो की जगह मैं जानबूझ के एक ही लिख रहा हूँ, डाईसेकेराइड, और इधर लिख रहा हूँ पॉली। तो पॉलीसेकेराइड, इनमें एक एक एग्जांपल और देख लो। मोनो में अपन ने अपनी मर्जी से लिख लिया ग्लूकोज, इसमें मैं क्या लिख लूंगा, या तो मैं सुक्रोज लिखूं, और इसमें मैंने लिख लिया स्टार्च। तीनों के अपन ने एक एक फॉर्मूला लिख लिया उदाहरण। अब टेस्ट वगैरह इसमें आपको बताना है, कभी कभी कलर वगैरह पूछ लेते हैं इसमें, तो पहला याद रखना, अगर अपन किससे क्रिया करें, टॉलेन रिएजेंट्स, मैं टॉलेन अभिकर्मक मिला दूं, किसमें,
टेस्ट ट्यूब में मैंने ग्लूकोज ले लिया थोड़ा सा और उसमें क्या डाल दिया, टॉलिन अभिकर्मक। टॉलिन अभिकर्मक जैसे ही आप डालोगे तो कैसा उछेप जाएगा। अब टॉलिन है तो काला नहीं आएगा, सॉरी एक तो फेलिंग होता है और एक टॉलिन, तो टॉलिन में काला ही आएगा, ब्लैक पीपीटी। कैसा, काले रंग का उछेप, रजत दर्पण बन गया। लेकिन डाइसैकेराइड और पॉली में कोई कलर नहीं आएगा। दूसरा अगर टेस्ट आप देखें फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट में रेड पीपीटी आ जाएगा, लाल अवक्षेप आ जाएगा, इधर कुछ नहीं होगा। तीसरा अगर आप देखें फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन में याद रखना, इसमें भी यहां देखोगे तो पीले रंग का क्या बनेगा, ओसाजोन। ओसाजोन अगर ग्लूकोज करेगा तो ग्लूकोसाजोन और फ्रक्टोज करे तो फ्रक्टोसाजोन, लेकिन कॉमन नेम क्या है, ओसाजोन। और रंग कैसा आएगा, पीला। और ये दोनों अभी भी कोई टेस्ट नहीं देंगे इसके साथ। चौथा रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल प्लस HCl। अगर ये डालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ शराबी लाल रंग आ जाएगा, देखिए वाइन रेड कलर, शराबी लाल रंग, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और पांचवा जो टेस्ट मैं आपको बताता हूँ वो फेमस ही है, आयोडीन के जली विलियन से आप क्रिया करेंगे, कोई कलर नहीं, कोई कलर नहीं, लेकिन इधर आ जाएगा वायलेट, बैगनी रंग आ जाता है। तो ये 3-4 टेस्ट इसलिए याद रखना कि ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, रंग पूछ सकते हैं। जो मोनोसेकेराइड और टॉलिन अभिकर्मक के साथ काले रंग का अवक्षेप देगा, ब्लैक पीपीटी ये लाल रंग का देगा, और ये पीले रंग का हो सकता है। 3 तो कम से कम हमें याद रखना। फिर कार्बोहाइड्रेट के अंदर और 1-2 चीजें अपन देखें। इसमें एक और चीज आती है परेशान करने के लिए, वाइल्डन प्रतिलोमन, वाइल्डन प्रतिलोमन या वाइल्डन इन्वर्सन। अब इसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाइल्डन इन्वर्सन। अब इन्वर्सन या प्रतिलोमन का मतलब जानते हैं, पलटना, उलटना, उल्टे शब्द बोलते हैं ना, प्रतिलोम, माता पिता, इस तरह से। तो यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट है मेरे पास, ये मटका भरा हुआ है, और दूसरे मटके में ये कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट का मैंने का नाम क्या रख दिया, डी फॉर्म, डी रूप है, दक्षिणावर्त रूप है। अगर आप इस पे समतल ध्रुवित प्रकाश डालोगे तो प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमा दे, इसे दक्षिणावर्त बोले। और अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दे तो इसको वामावर्त बोले, एल फॉर्म होगा। तो डी रूप को एल रूप में या फिर एल रूप को डी रूप में परिवर्तित करने की विधि को वाइल्डन प्रतिलोमन कहा जाता है। ये मेरे हिसाब से आपको याद रखना है। डी रूप भूल मन जाना, दक्षिणावर्त रूप है उसे वामावर्त में बदल देंगे, और वामावर्त रूप है उसको, तो ये जो परिवर्तन है, बदलना, इसी का नाम है वाइल्डन प्रतिलोमन। फिर एक चीज और इसमें आपको परेशान कर सकती है, वो है एपीमरीकरण, एपीमराइजेशन। तो एपीमरीकरण क्या है, ग्लूकोज का जो दूसरा, देखिए मोनोसेकेराइड का दूसरा कार्बन है, अगर उसका विन्यास पलट जाए, यहाँ देखिए यहाँ क्या है H और यहाँ है OH, तीसरे में आप देखते हैं इधर OH होता है, इधर H, ऐसे फिर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कौन सा कार्बन है, ये दूसरा, गिनती यहाँ से होगी, क्रियात्मक समूह है ये दूसरा। अब दूसरे कार्बन के विन्यास में आपको परिवर्तन दिख रहा है। तो जब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके दूसरे कार्बन के विन्यास में परिवर्तन हो जाए, अब मैं बता दूं आपको इसका नाम क्या है, ग्लूकोज। अब देखिए ये भी ग्लूकोज ही है, लेकिन नाम बदल गया, अब क्या हो जाएगा, मेनोज। तो पूछते हैं ग्लूकोज और मेनोज आपस में क्या है, तो ये दोनों आपस में हैं एपीमर,
और इस क्रिया को क्या बोल देंगे, एपीमरीकरण। एपीमराइजेशन क्या है, ध्यान रखना, जब कार्बोहाइड्रेट के दूसरे कार्बन के विन्यास में परिवर्तन हो जाए, जो सेकंड कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में क्या, एपीमर। जैसे ग्रेफाइट और हीरा क्या है, अपर रूप, एलोट्रोप, फार्मूला एक ही होता है, ऐसे इनका भी फार्मूला एक, बस विन्यास पलट रहा, तो ये बोलेंगे एपीमर और क्रिया हो जाएगी एपीमरीकरण। तो एक ये ऑब्जेक्टिव आप इसमें याद रख सकते हैं। एक इसमें एक चीज और आप याद रख सकते हैं, वियोजन, रिसोल्यूशन बोलते हैं इसको। तो वियोजन क्या है, डी रूप अभी बताया था मैंने, डी रूप से एल रूप को या फिर एल रूप से डी रूप को पृथक पृथक करना। वहां पर क्या था, पलटना। वाइडन प्रतिलोमन में क्या था, डी रूप को एल रूप में बदल दिया था, एल को डी में। लेकिन यह क्या कर रहा है, एक मटके में दोनों रूप रखे, डी बी और एल बी, तो दोनों को पृथक सेपरेट करना, उसको आप बोलेंगे वाइडन, सॉरी वियोजन। वियोजन वैसे भी समझ में आ रही है ना, सेपरेशन, ऐसे बोल दो, रिसोल्यूशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर सेपरेशन, अलग अलग करना। एक ये शब्द याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कार्बोहाइड्रेट में इससे हटके कुछ आया है। अब सेकंड अगर अपन इसमें देखें तो उस टॉपिक में ज़्यादा टाइम खराब करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन में एक दो क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछ लेते हैं। जैसे प्रोटीन का एकलक कौन है, तो प्रोटीन किससे मिलके बना, तो आप सब जानते हैं, एमिनो एसिड। और सबसे सरल एमिनो एसिड दुनिया में कौन है, ग्लाइसिन, ये एमिनो एसिड। यदि अब देखिए बाकी प्रोटीन वगैरह सब आप बायो में तैयार करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोटीन है रिएक्शन वो मैं बता रहा हूं। तो प्रोटीन का एकलक क्या होगा, भूलना मत, एमिनो एसिड या फिर एमिनो अम्ल का फार्मूला ये है। सबसे सरलतम एमिनो अम्ल पूछे ऑब्जेक्टिव में तो ग्लाइसिन। अब एक दो ऑब्जेक्टिव और केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, फिर से मैंने एक और ग्लाइसिन लिख लिया। जैसे ही मैं इसका संघनन करूंगा, कंडेंसेशन या संघनन, क्या होगा, एच ओ एच ये निकल जाए, जल निकल गया। देखो क्या बचा अपने पास, NH2 CH2 CO NH CH2 और COOH, निकला कौन, H2। यहां पर हम देखिए एक क्वेश्चन ये बन गया अपना। अब ऐसे ऐसे हजारों एमिनो अम्ल जुड़ जाएंगे। देखो मैंने एन कर दिए हैं और इधर होल एन कर दो, तो ये बन गया प्रोटीन। तो प्रोटीन का एकलक कौन हुआ, एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल का बहुलक कौन होगा, प्रोटीन। तो ये ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा। सबसे सरलतम एमिनो अम्ल है तो ग्लाइसिन। अब यहीं पर एक ऑब्जेक्टिव मजेदार मिल गया, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। किसे कहोगे आप, पेप्टाइड बंध। तो याद रखना, जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्लों का संघनन करेंगे तो जल का अणु निकल जाएगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बंध बनेगा, दो एमिनो अम्लों के बीच में जो बंध बनता है उस बंध का नाम है पेप्टाइड। तो एक ये पूछ लेते हैं आपसे, एमिनो अम्ल का संघनन करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन का जो फॉर्म है, अब ये प्रोटीन की कौन सी संरचना हो गई, प्राथमिक। अभी तो मैंने कितने, दो लिखे, ऐसे में लिखूंगा 10,000, कम से कम 10,000 एमिनो अम्ल लिखे जाए तो एक प्रोटीन बनेगा। तो एक ऑब्जेक्टिव और पूछते हैं आपसे कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में कौन सा बंध पाया जाता है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, तो याद रखना है पेप्टाइड। वहां ऑब्जेक्टिव में हाइड्रोजन बंध से संयोजी बंध ऐसा लिखा रहेगा, पर आपको अगर प्राथमिक संरचना पूछी, प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछा, तो सिर्फ आपको बताना पेप्टाइड बंध। ये एक दो बार आया है, इसको ध्यान रखिए। इसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव और कहीं हमें मिल सकता है, ज्वेटर आयन।
ज्वेटर आयन क्या होते हैं देखिए, ज्वेटर आयन को अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो ज्वेटर ही बोलेंगे, लेकिन इसका एक नाम और है इंटरनल सॉल्ट, आंतरिक लवण भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, इसको भी क्लियर करना। NH2CH2COOH। अब मैंने क्या किया, यहाँ लोन पेयर है, H आकर यहाँ जुड़ जाएगा। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन पर रहते ही है, तो H इधर आ रहा है। अब आप देखिए NH3, यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज, CH2 COO नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो अब कितनी आसान बात है यहाँ पर कि एमिनो अम्ल में दो समूह होते हैं, एक क्षारी मतलब बेसिक, और एक होता है अम्लीय मतलब एसिडिक। अब आप जानते हैं अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो हमेशा सॉल्ट बनता, लवण बनता। कोई सा भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा। तो ये पक्की बात हो गई कि ये सॉल्ट है, लवण है। लेकिन जैसे अपन NaOH लेते क्षार और HCl लेते अम्ल, फिर बनता तो फिर हो गया लवण, लेकिन एक के अंदर ही बन गया, एक ही यौगिक के अंदर बन रहा है, इसलिए नाम क्या रखते, इंटरनल, अंदर ही अंदर, आंतरिक, इंटरनल सॉल्ट बोला। और इसी का नाम क्या रख रखा केमिस्ट्री में, ज्वेटर आयन। तो ज्वेटर आयन की एक और डेफिनेशन याद रखना, यदि जो एमिनो अम्ल है उसमें एक साथ दोनों आवेश हो, धन आवेश भी हो ऋण आवेश भी हो, तो आप उसे ज्वेटर आयन बोलेंगे। या फिर और अंदर जाए तो हम जानते हैं जो एमिनो एसिड है उसमें एक अम्लीय ग्रुप भी होता है एसिडिक, और एक क्षारीय भी। दोनों ही समूह आपस में विपरीत पोजीशन, वो है इनकी नेचर, दोनों की प्रकृति विपरीत होती है, इसलिए आपस में क्रिया करके अंदर ही अंदर आंतरिक लवण बना लेते हैं, और इंटरनल सॉल्ट को आप बोल देंगे ज्वेटर आयन। तो मेरे हिसाब से ज्वेटर आयन भी क्लियर है, इसके पहले पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर है। अब और प्रोटीन में क्या आ सकता है, तो आपको मालूम है प्रोटीन में जो क्लासिफिकेशन वगैरह दे रखे हैं, गोलाकार प्रोटीन है, रेशेदार प्रोटीन है, इस तरह भी आपको वहां बुद्धू बना सकते हैं। तो फाइबर प्रोटीन ये देखिए रेशेदार, और इधर गोलाकार। तो रेशेदार प्रोटीन और प्रोटीन दोनों ही है, लेकिन रेशेदार प्रोटीन में याद रखना ये क्या करेंगे, शरीर की बाह्य संरचना बनाते हैं हमारी, वैसे क्लियर हो जाएगा, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जैसे बाल है, नाखून है, त्वचा है, तो उसमें इन सब में आप बोल देंगे कि ये रेशेदार प्रोटीन। और गोला ये इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे ब्लड है, रक्त है, तो रक्त में कौन सी प्रोटीन होगी, गोलाकार। रक्त मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होगी, तो गोलाकार। इस तरह से याद रखें। एंजाइम है, हार्मोन्स है, ये सब अंदर की ओर, अंदर होगा गोला, बाहर से जो दिखाई दे रहा है उसमें रेशेदार प्रोटीन। एक बात और आप देखेंगे, जल में अविले जो रेशेदार प्रोटीन है वो पानी में नहीं घुलेगा, जैसे हमारी स्किन है, हेयर वगैरह, बाल वगैरह, नाखून, ये कहाँ घुलते हैं, और ये जल में घुल जाए। और अगर इसमें देखना चाहें आप तो और क्या डिफरेंस मिल सकता, शरीर की बाह्य संरचना बना रहे, ये भी ठीक है, जल में मिले ये भी है। इसमें फेमस एग्जाम्पल अगर याद रखोगे तो एक क्या मिलेगा, मायोसिन, कोलेजन बोलते हैं ना, कोलेजन या कोलेजन। और इधर आपको मैंने क्या बता दिया, हार्मोन्स, रक्त, हीमोग्लोबिन वगैरह, ये इधर। तो ये रेशेदार प्रोटीन और गोला। और इसमें अगर अंतर की बात हो तो ये देखिए इनकी संरचना कैसी होगी, लंबे धागे के समान, ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, लंबे धागे के समान। लेकिन इनकी संरचना या तो होगी गोलाकार इस तरह से, या फिर होगी ब्रांच, शाखित, इस तरह से प्रोटीन। तो एक स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हैं, लंबे धागे के समान संरचना कौन से, तो नाम से के लिए फाइबर है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और गोलाकार है तो या तो स्पेरिकल होगा या फिर ब्रांच में हो जाता है। और इनके एग्जाम्पल हमें दिमाग में बैठाना। तो प्रोटीन के बारे में आप जानते हैं, प्रोटीन कुछ ना मिले हमें बॉडी में, लेकिन प्रोटीन सबसे खास माना जाता है। और ये कहाँ काम आता है, मेन इसका यूज है वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सिर्फ हमें क्या देगा, प्रोटीन।
तो प्रोटीन में ये वाली बात हो सकती है अपनी। प्रोटीन के बाद अगर विटामिन आप देखें तो विटामिन में मैं बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूँगा आपका, और इस टॉपिक को मैं अब धीरे से बंद कर रहा हूँ। बायोमॉलिक्यूल विटामिन कई जगह रटते हैं आप लोग, दो तरह को क्लास में डिवाइड कर दिया ना, बीसी और एडिक। ये रटने वाली बात है। जैसे विटामिन बी है, ये विटामिन ए है, तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन है तो रेटिनॉल है। रोग जो होगा डिजीज वो रतौंधी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। बी है तो क्या हो जाएगा, थायमिन। अब बी में फिर B1 है तो थायमिन, B12 है तो साइनोकोबाल्मिन। ऐसे ही रखना है। सी है तो एस्कॉर्बिक एसिड, रोग हो जाएगा स्कर्वी। तो ये सब आप आजकल बहुत जगह आपको चार्ट बने बनाए मिल जाते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। विटामिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछते हैं आपसे, आप इसमें अंदर मत जाना, या तो इसका नाम याद रखना, केमिकल नेम, और दूसरा रोग, बस दो याद रखो। कभी कभी सीधे ही पूछ लेते हैं विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो फट से बोल देंगे सनलाइट। मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए तो गाजर, मूली, पपीता, दूध, मांस, मछली, अंडा। सी है तो जितने भी सोर सब्सटेंस है, खट्टे पदार्थ है, वो सब इसके होंगे। तो ये दूध में विटामिन के होता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन डी। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक है, तो प्रोटीन पूछे तो फिर याद रखना फाइब्रिनोजेन। ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी प्रोटीन आवश्यक है, प्रोटीन शब्द लिखा हो तो, और विटामिन लिखा हो तो विटामिन डी। ये दो एक जैसे क्वेश्चन है। सॉरी, रक्त का थक्का विटामिन के आएगा इसमें। रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के, विटामिन पूछे तो, और प्रोटीन पूछे तो फिर फाइबर हो जाएगा। तो इन दोनों, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोटीन पढ़ते नहीं और डायरेक्ट विटामिन के लिख के जाते हो आप लोग, तो ये थोड़ा सा वहाँ ध्यान रखना। तो ये सिंपल यूनिट है। बाकी जो इसमें है, दूध में कौन सी प्रोटीन फलानी, ये सब आप बायो वगैरह में देखेंगे अदर सब्जेक्ट में, क्योंकि 2-3 जगह मिलेंगी। केमिस्ट्री का जो टॉपिक मेरे को लगा कि खास वो मैंने आपको इसमें कराया। थैंक यू।